जय हिंद दोस्तों, मैं शैलेश पाठक स्वागत करता हूं आपका क्या बोलती है पब्लिक में। आज मैं एक डिफरेंट व्यू लेकर आया हूं, एक जो है आपके लिए बहुत ही बेहतर अनुभव होने वाला है। क्योंकि बाबूजी को अगर देखा जाए तो बाबूजी का नाम देखा जाए तो श्री रामचंद्र दुबे, और 65-66 में इन्होंने इकोनॉमिक्स से अर्थव्यवस्था, जिस समय अगर आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स कोई लेना नहीं चाहता था, उस समय इकोनॉमिक्स से एमए किए हुए हैं और पूरी बेहतरीन जो है आपको अनुभव देखने को मिलेगा भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में, हर चीज़ के विषय में इनका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। और वो देखकर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप ओत प्रोत हो जाएंगे और एक स्पेशल, एक डिफरेंट, एक अलग तरीके का अनुभव आपको देखने को मिलेगा। तो बाबूजी, आपको मेरा सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। नमस्कार। अच्छा बाबूजी, ये बताइए कि अगर आप देखा जाए तो नेहरू जी के मतलब समकालीन रह चुके हैं लगभग। नेहरू जी का काल हो गया, या फिर उसके बाद की बात की जाए इंदिरा जी का काल हो गया, मनमोहन जी का काल हो गया, या फिर वर्तमान मोदी जी। तो ये चारों प्रधानमंत्री भारत के, अक्सर इन चारों प्रधानमंत्रियों की चर्चा कई बार होती है। तो आपको क्या लगता है कि किसका कार्यकाल बहुत बेहतर रहा है, नेहरू जी का, इंदिरा जी का, मनमोहन जी का, या फिर मोदी जी का? वैसे तो सब अपने अपने समय के अच्छे ही थे। हाँ, काम भी किए हैं। नेहरू जी जब कुछ नहीं था तो समाजवादी दृष्टिकोण से काम किया है, ऐसी बात नहीं है। बेस तो दिए थे। हाँ, खास तौर पर आईआईटी हुआ, और ये आपका बांध वगैरह जितने बनाए गए हैं, इसरो, भाखड़ा नंगल वगैरह, ये सब, इसरो वगैरह, इसका ये सब बेस तो उन्हीं के पीरियड में हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, ये सब उन्हीं के काम को बढ़ाया है, बिल्कुल, न कि घटाया है। तो असली अगर कहा जाए कि भारत की नींव अगर किसी ने रखी है तो नींव तो नेहरू जी ने रखी है। हाँ, नेहरू तो इसलिए नेहरू का योगदान रहा। इसलिए इन चारों में आप नेहरू जी को सबसे बेहतर समझते हैं? बेहतर की बात हम नहीं कर रहे हैं, अपने अपने समय के सभी बेहतर थे। बिल्कुल। इंदिरा जी भी थी, 1971 की जो लड़ाई लड़ी, वो थोड़ा आयरन लेडी तो थी ही, इसमें कोई संदेह नहीं था। हाँ, लेकिन और व्यवस्था तो उनके ज़माने में उतनी अच्छी नहीं, खास तौर पर कानून व्यवस्था, इकोनॉमिक आपातकाल का लगना। हाँ, आपातकाल का लगना, ये सब चीज़ में इंदिरा गांधी थोड़ी बदनाम हुई है। लेकिन वो भी अपने पीरियड की अच्छी थी। और उस समय तो समाजवाद था ना। पूंजीवाद की व्यवस्था तो मनमोहन सिंह लाए थे। मनमोहन सिंह के द्वारा हुआ शुरू, लेकिन नरसिम्हा राव ही उसके उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहना होगा कि आधार जो है वो मनमोहन नरसिम्हा राव के पीरियड में हुआ है। मनमोहन और नरसिम्हा राव के पीरियड में जो पूंजीवाद का जो आधार रखा। बिल्कुल। और आपको लगता है वर्तमान मोदी सरकार की? मोदी सरकार उसमें वो थोड़ा सोने में सुहागा मिलाए हैं, मतलब बढ़ाए हैं उसी काम को। अच्छा। और इस समय भारत की अर्थव्यवस्था बड़े अच्छे चल रही है और देशों की अपेक्षा। भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में बात की जाए, या फिर वर्तमान सरकार या फिर कई पार्टियों के बारे में बात की जाए, तो लोग कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, और तुलना करते हैं मनमोहन सिंह जी को रोबोट प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, और मोदी जी को बहुत फ्रंट पे लाके बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन बेहतर प्रधानमंत्री भारत के लिए साबित हुआ? मनमोहन सिंह जी साबित हुए या फिर मोदी जी साबित हुए? देखिए, सब अपने अपने समय के थे जी। मनमोहन सिंह भी न्यूक्लियर वाला जो आणविक समझौता किया, वो तो 2008 का। हाँ, 2008 का। हाँ। उसमें बीजेपी इनके पक्ष में नहीं थी ना। जी जी जी। लेकिन किए वही किए, बहुत बड़ी बात। तो ये तो बहुत बड़ी बात थी। जी, क्योंकि हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, जितने हमारे पोखरण परीक्षण के बाद में न्यूक्लियर प्लांट सब बंद हो रहे थे। तो उस समय तो अच्छे किए, तो ये उनको कम नहीं आंका जा सकता अपने समय में। बिल्कुल बिल्कुल। बाबूजी, एक चीज़ यह देखा जाए कि अब तक भारत के प्रधानमंत्रियों की तुलना की जाए तो सबसे लंबी प्रधानमंत्रियों की लिस्ट कहीं से निकलेगी तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से निकलेगी। और अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा अगर कोई राज्य आपको देखने को मिलता है तो वो भी उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है। फिर भी उत्तर प्रदेश जो है अन्य राज्यों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ है आर्थिक रूप से, या फिर कहते हैं कि यहाँ पे अपराधीकरण ज़्यादा है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में आपके जो है विचार क्या हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए, पिछड़ा हुआ है इसलिए कि ये गंगा यमुना का मैदान था, यहाँ तो एग्रीकल्चर ही ज़्यादा मेन चीज़ था। अच्छा। आबादी होने बहुत ज़्यादा उद्योगों की कमी थी। कानपुर छोड़ करके कोई वैसे तो हम नहीं देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा हुआ। और इसके लाभ भी हुए, नुकसान भी हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और सीधी बात यह है कि उत्तर प्रदेश जातिवाद में सिमटा हुआ था। बिल्कुल।
और जो अपने अपने समय के थे जितने प्राइम मिनिस्टर वो अपना राज्य चलाए और इस पर ध्यान नहीं दिए। अच्छा। उद्योग धंधों पर विशेष ध्यान नहीं दिए। अच्छा, ये इसलिए हाँ। आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान जो सरकार है, जिसको आप योगी सरकार कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं भाजपा सरकार है, कुछ लोग मोदी सरकार कहते हैं, तो यूपी में जो वर्तमान सरकार में क्या अपराधीकरण में कमी आई है या फिर स्थिति जो है वो एकदम पुराने तरीके से जो चल रही है? आई तो है, लेकिन वो अपनी अपनी अपराधी लोग अपनी विरासत छोड़ के गए हैं। अच्छा। तो इस हिसाब से रोज़ 10 to 5 तो रोज़ अपराधी पैदा हो रहे हैं। हाँ। तो इसको क्या कहा जाए? मतलब ये कह सकते हैं कि अभी नींव को हिलाने की कोशिश बस की हाँ, गई है। कि अभी बहुत कुछ करना है, अभी बहुत कुछ बहुत करना बाकी करना है, क्योंकि जिससे कि नई पौध जो है वो उगने न पावे। तो इस हिसाब से तो करना पड़ेगा इनको। बाबूजी, अंतर्राष्ट्रीय रूप से अगर बात किया जाए तो यूरोप हो गया या फिर दक्षिण अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, हर जगह अगर एशिया को लेकर चर्चा होता है तो दो एशियाई देशों को जो है वो खड़ा कर दिया जाता है। मैं भारत और चीन की बात कर रहा हूँ। तो अगर चीन की अर्थव्यवस्था देखी जाए तो काफ़ी निर्यातक अर्थव्यवस्था है वहाँ की, और देखा जाए तो वो हमसे आपसे जो है व्यापार घाटा भी उनका हमारा आपका व्यापार घाटा भी बड़ा है। चीन काफ़ी बेहतर कर चुका है। ऐसा लोग कहते हैं कि भारत भी बहुत बेहतर कर रहा है और आगे चल के चीन को पीछे कर सकता है। अगर दोनों अर्थव्यवस्थाओं को कंपेयर किया जाए तो उसके बारे में आपके जो है दृष्टिकोण क्या है, आपके विचार? देखिए, फिलहाल तो अभी कितना भी हो तो उसकी 14 ट्रिलियन डॉलर की उसकी अर्थव्यवस्था है, हमारे तो 3 है। तो इस हिसाब से भले बढ़ा हुआ हो वो, लेकिन वहाँ पर शांति, राजनीतिक शांति तो नहीं ही है। राजनीतिक स्थिरता, शांति है, स्थिरता तो है लेकिन शांति नहीं है। लोगों में आक्रोश है। हाँ। और लोकतंत्र, हाँ, लोकतंत्र, और लोकतंत्र में तो नहीं, वहाँ लोकतंत्र नहीं है। मतलब वही कह रहा हूँ, लोकतंत्र नहीं है। हाँ, और यहाँ लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में तो भाई सबकी अपनी अपनी जुबान होती है ना। तो इस हिसाब से जो अभी चल रहा है, बाद में देखा जाए तो भारत तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। मतलब चीन को अच्छा खासा चैलेंज भारत कर सकता है, देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा। एक चीज़ और देखा जाए कि चीन भी यह चीज़ समझता है कि भारत भविष्य में उसके लिए जो है एक बेहतर खतरा साबित हो सकता है, इसलिए वो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हो गए, चाहे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, सबको वो कर्ज देकर फांस रहा है कैसे करके। अगर वर्तमान उदाहरण देखा जाए तो श्रीलंका का जो हम्बन टोटा बंदरगाह है उसको 99 वर्षों के लिए लीज पर ले लिया है। ग्वादर बंदरगाह पर उसने जो है डेवलपमेंट किया ही है। तो इस प्रकार से आप क्या कह सकते हैं कि ये जो भारत के पड़ोसी देश जो डेप्ट में, चीन के डेप्ट में फंस रहे हैं, ये भारत के लिए कितना घातक साबित हो सकता है, कितना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है? भारत के लिए तो ये जो लोग अपने पड़ोसियों के लिए विशेष व्यवस्था जो बना रहे हैं ना, चीन की ये चाल बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। आगे चल करके इसका दुष्परिणाम ही निकलेगा चीन के लिए। हाँ, क्योंकि मतलब, हाँ, इन सब देशों का जो विश्वास है वो चीन के प्रति नहीं है। हाँ। मजबूरी में तो भाई जैसे आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की हुई, बांग्लादेश की हुई, सबकी तो बहुत खराब है ये है। और श्रीलंका तो कहना ही क्या है। अच्छा बाबूजी, एक चीज़ और है कि अभी देखा जाए तो 9 दिसंबर की बात की जा रही है कि 9 दिसंबर को झड़प हुआ भारत और चीन के बीच। इसके पहले भी झड़प हो चुका है भारत और चीन के बीच। तो आपको क्या लगता है कि ये जो छोटे छोटे जो झड़प होते हैं, क्या ये आगे चल के बड़े युद्ध का स्वरूप धारण कर सकते हैं, जैसे यूक्रेन या रूस के? तो इस प्रकार का स्वरूप क्या ले सकता है क्या ये झड़प? नहीं, कभी नहीं। हाँ? कभी नहीं। क्योंकि ऐसा क्यों बाबूजी? ऐसा क्योंकि संघाई संगठन है ना, तो उसके सदस्य भी हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये लोग व्यापार में कंपटीशन तो होता ही है, और बाउंड्री डिस्प्यूट तो अक्सर हर देश में लगा हुआ है, कुछ होता ही रहता है। लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी युद्ध का रूप नहीं लेगा। अच्छा बाबूजी, लगता है कि जैसे 62 में जो है चीन ने हमारी आपके क्षेत्रों को जो ऑक्यूपाइड कर लिया, तो वो स्वरूप फिर क्या आ सकता है? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अब भारत भी वो भारत नहीं रह गया है। अच्छा, 62 वाला भारत नहीं। हाँ, वो धोखे में जो कुछ कर दिया। हाँ। पहले हम लोग स्वतंत्र हुए थे, नेहरू जी उतना ध्यान नहीं दिए। हाँ। उसमें जो हड़प लिया वो हड़प लिया, अब नहीं हड़प सकते। एक इंच अब संभव भी नहीं है। एशिया की बात की जाए तो एशिया में एक जो है सिनारियो तैयार होता है, भारत और चीन का जो है व्यापारिक सिनारियो तैयार होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर सामरिक सिनारियो की बात की जाए तो सामरिक पाकिस्तान और चीन का तैयार होता है। तो आपको क्या लगता है कि किसका संबंध जो है, किसका रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा अस्थायी है, भारत या चीन का, या फिर पाकिस्तान और चीन का? देखिए,
व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो इंडिया के साथ में उसका व्यापार तो है ही है, अभी भी अभी बहुत अच्छा है। बिल्कुल पाकिस्तान को तो कर्ज दे करके फंसा लिया है जी। बस, और कुछ नहीं है। पाकिस्तान भी छटपटा रहा है, लेकिन निकलेगा कैसे वो? हाँ। उसको तो कर्ज चाहिए, जाल में फंस चुका जाल में फंस चुका है। बिल्कुल। तो एक मजबूरी है उसके सामने। और इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है ना, तो लोकतंत्र में तो ऐसा नहीं ना होगा। भारत अगर किसी को बांग्लादेश में जीता भी है तो बांग्लादेश को दे दिया, उसका कोई हड़पा नहीं है जी। तो ये तो भारत की क्रेडिट है, ये है जी अन्य देशों में की अपेक्षा। जी। बाबूजी एक चीज़ और, जैसे अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत जो है यूएन में अस्थायी सदस्यता की बात कर रहा है, वीटो पावर की बात कर रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए कि भारत का झुकाव अगर यूक्रेन रूस युद्ध में देखा जाए तो कहीं न कहीं रूस की तरफ था। एक खामोश स्वरूप में ही झुकाव था जरूर। आपको लगता है कि यह जो है भारत की अस्थायी सदस्यता में जो है वो रोड़ा पैदा कर सकता है या फिर रुकावट पैदा कर सकता है? है तो ज़रूर, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि रूस का योगदान बहुत ज़्यादा था और बहुत पहले से ही था जी। बांग्लादेश का युद्ध लेकर के, और भी जितने यहाँ पर आणविक न्यूक्लियर सब प्लांट वगैरह बैठाया है, तो ये रूस का योगदान तो था ही। और वो अस्थायी तो नहीं रहेगा, क्योंकि इसका करैक्टर मजबूत है ना भारत का। हाँ। वो ज़्यादा तो बाधा आपको लगता है कि भारत को अस्थायी सदस्यता मिल सकती है? मिल सकती है, अब मिलना चाहिए, उसके काबिल भी है। हाँ, उसके काबिल भी है। है। बहुत बड़ी बात आपने कहा कि मिल नहीं सकती, मिलना ही चाहिए, क्योंकि भारत उसके काबिल है। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जिस तरह से अगर देखा जाए तो डोनबास के क्षेत्र को लेकर या फिर क्रीमिया के क्षेत्र को लेकर रसिया ने जो है यूक्रेन पर जो है धावा किया, अटैक किया, और क्रीमिया को तो लगभग आप देखेंगे मिला ही लिया। क्या भारत कैसा ऐसा कोई एक्शन ले सकता है पीओके को लेकर पाकिस्तान के अगेंस्ट, और पीओके को जो है भारत में मिला ले? क्या ऐसा संभव है भविष्य में? भविष्य की बात तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल तो ऐसी बात नहीं है। फिलहाल आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है? कश्मीर का जो 370 धारा हटाए हैं जी, तो वही एक परेशानी है। हाँ। आगे चल के क्या होगा ये तो भाई कोई ज्योतिषी तो मैं नहीं हूँ। हाँ। फिलहाल पाकिस्तान को समझना चाहिए, और समझ भी रहा है, लेकिन उपाय नहीं है उसके पास में। चाइना के पास जाने के सिवा और कोई उपाय भी नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं है। बाबूजी एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन थोड़ा सा मैं हट के पूछूंगा। जैसे अभी क्रिकेट के रूप में देखा जाए, जय शाह ने कह दिया कि भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। उसका उन्होंने रीजन बताया सुरक्षा कारण, कि पाकिस्तान में जो है वो सुरक्षा के लेके जो पाकिस्तान है वो समर्पित नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि वहाँ सुरक्षा को लेकर संदेह है। तो क्या आपको लगता है कि ये जय शाह का जो विचार है ये सही है, या फिर इमरान खान पर जो अटैक था क्या वो उसको सही साबित करता है? अभी तो हमारे विदेश मंत्री जी बोले हैं ना कि आप, हाँ, एस जयशंकर, तो आपके ऊपर अगर बंदूक रख दिया जाए, हाँ, तो आप उस ढंग से करेंगे काम? नहीं, स्वाभाविक काम नहीं हो सकता। इसलिए स्वाभाविक तो नहीं होगा, हाँ, होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो बंदा ही रखना चाहिए। मतलब ये क्रिकेट जो डिप्लोमेसी जो है, डिप्लोमेसी वो नहीं चलेगी पाकिस्तान के साथ में, कतई नहीं चलेगी, नहीं चलना चाहिए। और पाकिस्तान में जो और भी लोग हैं, वो सुरक्षा की गारंटी है तो नहीं है, और ख़ासतौर भारत के लिए जब श्रीलंका वाले को लोग इस तरह से कर रहे हैं, श्रीलंका पे जो क्रिकेट टीम पे हाँ, तो भारत तो अभी उससे ज़्यादा नहीं है, दुश्मनी तो ज़्यादा बढ़ गई है ना, आपसी जो है रंजिश ज़्यादा है। होना तो नहीं चाहिए। क्रिकेट एक खेल है, खेल में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन होता तो है। अभी भी देखिए वहाँ इमरान खान हुए अथवा कोई भी हो, पहले सब तो होता ही था जी, लेकिन अब वो बात, अब उस समय नहीं रह गया है। राजनीतिक स्थिरता वहाँ पर तो बिल्कुल नहीं है, और भारत को दुश्मन बना के ही वो लोग रखना चाहते हैं अभी भी। हाँ, अगर वहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर होगा तो भारत के खिलाफ तो बोलेगा ही। हाँ, वही तो उनकी पॉलिसी है। तभी तो शुरू से ही उनकी यही पॉलिसी रही है। जी। एक चीज़ और बाबूजी ये कह रहे हैं कि अभी देखा जाए तो 2022 एंडिंग पे है, दिसंबर का महीना चल रहा है, इसके बाद फिर 2023 एक साल बस बचा हुआ है, और फिर चुनाव है।
लोकसभा का चुनाव है और एक तरफ राहुल गांधी का जो है पदयात्रा चालू हो रहा है, बहुत ही प्रमोट किया जा रहा है उनको भी, और कई जगह पे उनके जो है तस्वीर बड़े वायरल हो रहे हैं, वीडियो बड़े वायरल हो रहे हैं। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार, तो आपको क्या लगता है कि 24 में क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है, कुछ महागठबंधन हो सकता है, या फिर जो है वर्तमान सरकार की स्थिति जो है वो तटस्थ रहेगी? हमारे ख्याल में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, जो सरकार है वही रहना भी चाहिए। बिल्कुल। क्यों राहुल गांधी को सच पूछे तो हम उतना काबिल नहीं समझते हैं। अच्छा, क्योंकि मतलब इंदिरा और नेहरू वाली बात राहुल में नहीं है? नहीं है, वो नहीं है। अभी बचपना है उनमें, अच्छा, पूरी मेच्योरिटी नहीं है, और जो कुछ मेच्योरिटी उनमें आई भी है जी बाबूजी, तो मोदी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा है ना। हाँ। तो वो डिमोरलाइज जैसा कर दिया है इनको। अच्छा, इन मतलब डिमोलाइज हो गए, मतलब इनका नकारात्मक पब्लिसिटी ज़्यादा है। हाँ, नकारात्मक ही सोच है। हाँ, बल्कि उनसे अच्छा तो सोनिया गांधी है और वो प्रियंका गांधी है। हाँ। ये सब तो है। आपको अच्छा ऐसा लगता है कि अगर राहुल की जगह अगर सोनिया को प्रमोट किया जाए, सोनिया गांधी जी को प्रमोट किया जाए तो कंपटीशन अच्छा हो सकता है? अच्छा हो सकता है, हाँ? अच्छा हो सकता है, हाँ। अच्छा हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और नहीं तो कुछ रही सही बचा लेती वो। हाँ, लेकिन वो राहुल को ले करके ही सब समस्याएं हैं। हाँ। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि अभी भी तो कांग्रेस 2 नंबर की पार्टी है, ये है। 2 नंबर की पार्टी है। हाँ, हाँ, सब तो है, सब जितने हैं सब प्रादेशिक हैं ना। क्षेत्रीय पार्टी प्रादेशिक है। तो अभी भी 2 नंबर है, अभी भी बहुत कुछ कांग्रेस में बचा है। और सच पूछे तो मोदी एक विरोध में है तो कांग्रेस ही है। जी। बाबूजी, एक चीज़ और, जैसे कि अभी एक नया स्वरूप जो है उभर कर सामने आ रहा है अरविंद केजरीवाल का, आपका, और आपको अगर देखा जाए तो अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसको लगभग मिल ही चुका है, क्योंकि 4 राज्यों में 6% से ज़्यादा जो है उसके वोटर हो चुके हैं। आपको लगता है कि वर्तमान भाजपा सरकार या फिर मोदी सरकार या फिर मोदी गवर्नमेंट के आगे चलकर आप एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती साबित हो सकता है? कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा। दे करके कितना खुश करेंगे लोगों को। हाँ। कुछ प्रगति तो होगी नहीं उनसे। हाँ। कुछ विकास के लिए तो पैसा चाहिए। पैसा जब मुफ्त में उड़ा रहे हैं आप, हाँ, तो फिर प्रगति तो नहीं होगी। बिल्कुल। दिल्ली जैसे शहर में, जो कि एक विकसित शहर है, वहाँ पर अगर आप बिजली पानी फ्री कर रहे हैं, पानी फ्री कर देंगे भाई, जनता वोट तो देगी। हाँ। जनता तो इसमें वही चाहती है। हाँ। लेकिन वो विकास तो नहीं होगा उससे। हाँ, बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है, हाँ, वो नहीं होगा। और वो नहीं होगा तो ये अस्थायी तो नहीं रह सकते ना। बिल्कुल। अब इनकी पॉलिसी सब कोई जान गया है। दे करके कितने लोगों को खुश करेंगे आप? बिल्कुल। अपने पास में प्रगति करने के लिए तो कुछ भाई बजट तो कुछ नई पॉलिसी चाहिए। हाँ, नई पॉलिसी चाहिए। खास तौर पर आर्थिक ढंग से ये मजबूत नहीं होंगे। आर्थिक ढंग से, जैसे आपका जो आर्थिक अनुभव जो है, लगभग 60 साल का जो आर्थिक अनुभव है, तो आपका यह आर्थिक अनुभव बतलाता है कि आर्थिक रूप से ये बहुत बेहतर। रेवड़ी बांट करके ज़्यादा दिन तक ये नहीं रह पाएंगे। आपने कहा कि रेवड़ी बांट कर अरविंद केजरीवाल बहुत आगे वो नहीं कर सकते। नहीं। बिल्कुल। तो बाबूजी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू थे बहुत बेहतर थे।